नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। क्या पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है और ये अब इसलिए लाजमी हो जा रहा है क्योंकि इस समय पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसको लेकर हम पहले से ही देख रहे हैं कि किस तरह से हिंसा हो रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंसा करने वालों के पक्ष में मौन होकर उनको समर्थन दे रही है। लेकिन अब देश की सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने बाकायदा एक एप्लीकेशन लगाई है। वकील का नाम है घनश्याम उपाध्याय। ये घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है और कोर्ट से गुहार लगाई है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुन चुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और अब तक 16 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं और बीजेपी के वोट देने वाले या बीजेपी कार्यकर्ता उनको निशाना बनाया जा रहा है और निशाना बनाने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार हिंसा कर रहे हैं और इस पर वहां की पुलिस, वहां की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। और हद तब हो गई कि वहां की जो हाई कोर्ट है या जो वहां के लोग सरकार है वो बाकायदा वहीं के राज्यपाल अगर खैर खबर लेने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं तो उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनके खिलाफ ही उन्होंने वहां एक प्रदर्शन और बाकी चीजें करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल पीड़ित लोगों को कुछ राहत दे रहे हैं, यानी उनके केवल दर्द सुन रहे हैं, इसमें भी ममता बनर्जी को प्रॉब्लम है। आखिरकार ये प्रॉब्लम ममता बनर्जी को क्यों है? चुन चुनकर दलितों की हत्या हो रही है, दलितों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनको पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है। और आपको बताऊं कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी के सामने कई लोगों ने ये रोते हुए कहा कि हमारे साथ जो ये किया जा रहा है इस सब में जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो जानबूझ के हमें टारगेट कर रहे हैं। और यहां तक भी कहा जा रहा है कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो अगर यहां पश्चिम बंगाल में जिंदा रहना चाहते हो तो वो पूछना चाह रहे हैं वो लोग जो दलित हैं, जो शोषित हैं, क्या हमको इस देश में जिंदा रहने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? और ये इस देश में हो रहा है। एक तरफ हमारी सरकार, हम सब लोग पाकिस्तान या अफगानिस्तान में बैठे हुए अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, हिंदुओं की चिंता करते हैं कि उनको वहां धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दिया जा रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है, उनके लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, जबरदस्ती भीड़ उठा के ले जाती है और पाकिस्तान की पुलिस सुनती नहीं है। वो पाकिस्तान है, दूसरा देश है जहां भारत का संविधान और भारत का कानून नहीं चलता। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि भारत के अंदर ही पश्चिम बंगाल में यह सब हो रहा है। इस पर आपको बताऊं, जो घनश्याम उपाध्याय हैं उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को जो एप्लीकेशन दी है उसमें एक वर्ड लिखा है कि भारत को तालिबान बनने से बचाइए। वाकई तालिबान में जिस तरह की बंदिशें हैं कि वहां कोई गैर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति जो इस्लाम को मानता हो उसको वहां आजादी नहीं है, उसको मार दिया जाता है या उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। और अब ये सब खेल रोहिंग्याओं के चलते, बांग्लादेशी घुसपैठियों के दबाव में पश्चिम बंगाल के अंदर जब चलना शुरू हुआ है तो लोग ये सवाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा पहले से होती आई है, लेकिन पहले हिंसा जो होती आई है वो दो गुटों के बीच में होती थी या दो राजनीतिक दलों के बीच में होती थी, कम्युनिस्ट कांग्रेस के बीच में। टीएमसी आ गई तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के बीच में। लेकिन अब जो ये हिंसा है, जो तीसरे फेस में या तीसरी टर्म में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर जब आई है, अब जो ये हिंसा है ये सुनियोजित हिंसा है और ये केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं में भी जो छोटे लोग हैं, जिनकी आय कम है, जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो क्यों? ऐसा समझा जा रहा है कि इनको प्रेशराइज करेंगे, इनको डराएंगे, धमकाएंगे तो ये जल्दी धर्म परिवर्तन कर लेंगे डर की वजह से। जो पैसे वाले लोग हैं ओबियसली उनकी सरकार तक पहुंच है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास हथियार भी होंगे, बचने के लिए उनके पास शक्ति है। टीएमसी के लोगों को कटमनी देने के लिए पैसा है, लेकिन ये गरीब लोग जिनके पास कटमनी, टोलाबाजी के लिए पैसे नहीं है, इनका क्या करें? टीएमसी के लोगों ने इनका उपाय यही सोचा है कि इनको इतना परेशान कर दो कि ये पश्चिम बंगाल छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएं। कुछ लोग जा भी चुके हैं, लगभग 80,000 से ऊपर करीब के लोग असम में विस्थापित हो गए हैं और वो यही चाह रहे हैं कि जिन एरिया में मुस्लिम कम है
वहां रोहिंग्याओं को बसाया जाए और ये जो हिंदू हैं, ये जो दलित हैं, इनकी प्रॉपर्टी पर, जमीनों पर, मकान पर कब्जा कर लिया जाए। मतलब घर के अंदर भीड़ घुसती है और महिलाओं को, बच्चियों को टारगेट करती है, गाड़ियों में आग लगा दी, मकान में आग लगा दी, यहां तक कि घर में व्यापार भी जो हो रहा हो उसको भी ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब यह एप्लीकेशन गई है, ऐसे समय में ये गुहार लगाई गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेता है। और आपको ध्यान दिलाने की बात है कि आपको ध्यान होगा कि इसी तरह की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 5 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, तो सरकारों को गिरा दिया गया था। उन सरकारों को गिरा दिया गया था यह कहकर कि कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है। कांग्रेस ने इस बहाने से उन चुनी हुई सरकारों को गिराया था और आज यही कांग्रेस टीएमसी के साथ खड़ी दिखाई देती है। और जब कोई बात वहां राष्ट्रपति शासन की करता है तो कांग्रेसी कहते हैं कि साहब, चुनी हुई सरकार को ऐसे कैसे गिराया जा सकता है। वही कांग्रेसी भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में 50 बार इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारों को भंग कर दिया था या उनको हटा दिया था। अब वही लोग सवाल कर रहे हैं। तो इस समय मोदी सरकार जब मौन है, या यूं कहें कि वो विपक्ष के किसी दबाव के कारण मौन है, या यूं कहें कोरोना के काल में वो व्यवस्थाओं में लगी हुई है। और हम जैसा देख रहे हैं कि एक तरफ तो कोरोना चल रहा था काफी दिन से, इसकी व्यवस्था में सरकार व्यस्त है, दूसरी तरफ यहां तूफान आ गया, उसमें सरकार व्यस्त है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या जब तक केंद्र सरकार है कोई एक्शन लेगी, क्या तब तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की यूं ही हत्या होती रहेगी? क्या दलित और शोषितों को इसी तरह मारा जाता रहेगा? क्या महिलाओं के साथ इसी तरह जब तक बलात्कार होते रहेंगे? आखिरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की न्याय प्रणाली, ये मौन होकर क्यों देख रही है या क्यों देखती रहेगी? कई मामलों में हमने देखा है कि जब कभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। अब हमने कोरोना के काल में भी देखा कि कई राज्यों में राज्यों की हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और ऑक्सीजन की कमी हो, रेमडेसिविर की कमी हो या हॉस्पिटल में बेड की दिक्कत हो, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और डे बाय डे हियरिंग करी, सरकारों को फटकार लगाई और उन्हें मजबूर किया, केंद्र को मजबूर किया कि वो कानून व्यवस्था के साथ साथ ये ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करें। जहां एक तरफ लॉकडाउन पालन करने के लिए कोर्ट्स ने सरकारों को फटकार लगाई है, वहीं आपको बताएं कि ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर के कमेटियां तक बना दी हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य की हाई कोर्ट जो कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल की, वो इस मुद्दे पर क्यों मौन है और देश की सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर मौन क्यों है? ऐसे में जब कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा रहा, अब ऐसे में एक वकील ने अगर यह कदम उठाया है, तब यह देखने लायक होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जो रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए खुल जाती है, जो रोज रोज हियरिंग कर लेती है ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि कोई व्यक्ति मर रहा है, ऐसे में अब यह देखना होगा कि अगर पश्चिम बंगाल में दलितों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट बीजेपी और टीएमसी करके उसको देखेगा या किन्हीं व्यक्तियों को मारा जा रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस पर संज्ञान लेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि पूरा देश ये देख रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और बताऊं, जुडिशरी से काफी उम्मीद है लोगों को, लेकिन जुडिशरी का जो रवैया है, ये जो दोहरा रवैया जुडिशरी का चलता है, इसको लेकर लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। लेकिन हमारे देश में कानून ऐसा नहीं है कि कोई इस जुडिशरी के खिलाफ बोल सके। जुडिशरी के खिलाफ कोई आम आदमी बोलता है तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और यह कहा जाता है कि न्यायपालिका के विरुद्ध बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। यह बात अलग है कि प्रशांत भूषण जैसे कोर्ट पर सवाल उठाने वाले वकील को केवल 1 रुपया उस पर जुर्माना लगाकर उसको छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो रिजवी हैं, जो अगर वो कुरान की आयतों को हटाने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है। मैं नहीं जानता, मैं कानून का जानकार नहीं हूं कि इस मामले में डिफरेंस क्यों है, लेकिन इस रवैये पर देश में जनता आक्रोशित है और खास तौर पर वो जनता जो दलित हैं, वो इस देश के दलित ये देख रहे हैं कि क्या न्यायपालिका
इस देश की, वो राज्यों के आधार पर काम करेगी कि कहीं उत्तर प्रदेश का दलित है तो स्वतः संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई, मीडिया तुरंत पहुंचता है, और वही दलित अगर पश्चिम बंगाल का है तो उस पर ना तो मीडिया बोल रहा है, ना कोई राजनीतिक दल बोल रहा है, और ना ही उस पर न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले रही है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक उम्मीद है, फाइनल उसी को करना है, क्योंकि इस देश में सर्वोच्च यदि कोई न्याय प्रणाली है, न्यायिक संस्था है, तो वो देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब एप्लीकेशन डली तो उम्मीद की जा रही है कि वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो गुंडे हैं, इनकी गुंडागर्दी और इनकी दादागिरी, और सरकार पर वो जो निरंकुश सरकार है, जो पुलिस भी उनकी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, जिस पर हमेशा सवाल उठता रहा है, और वहां के राज्यपाल जी ने भी सवाल उठाए हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, ये कोई कार्रवाई नहीं करती। और सुप्रीम कोर्ट को इस फैसला सुनाने के पहले यह भी ध्यान देना होगा, और मैं समझता हूं जो वकील है उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है तो शायद यह भी इंगित किया होगा कि जब राज्य के राज्यपाल एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना को लेकर राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को कहते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज करो, तो 5 दिन लग जाते हैं किसी लड़की के बलात्कार की रिपोर्ट को एफआईआर करने में। पुलिस का इसमें चरित्र सामने आ रहा है कि पुलिस अगर राज्यपाल के कहने पर एफआईआर 5 दिन तक नहीं करती है तो आम आदमी की क्या सुनवाई करती होगी। सुप्रीम कोर्ट ये सर्वोच्च है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मौन रहना भी इस सवालों के घेरे में है। देश की आम जनता सुप्रीम कोर्ट से ऐसी उम्मीद नहीं करती, क्योंकि जब मौत तो मौत है, अगर कोरोना में कोई मर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को दर्द होता है, हाई कोर्ट को वो महसूस होता है, तो पश्चिम बंगाल में जलते घर, बिलखते लोग, रोती महिलाएं, चीखती बच्चियां, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखती? ये पूरा भारत पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट से और देश की न्याय प्रणाली से। वंदे मातरम।